हेलो दोस्तों, मैं विकास जायसवाल आज आपका अपने यूट्यूब चैनल फरियर स्टडी विद विकास पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज चल रही थी उसका जो यूरोपियों का भारत में आगमन का पहला भाग था वो पिछले वीडियो में हो गया है। आज जो है यूरोपियों में भारत के आगमन का दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने पुर्तगालियों और डचों के बारे में अध्ययन किया था। इस भाग में हम लोग अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। यूरोप में जो व्यापार करने की स्पर्धा थी भारत के साथ, क्योंकि यूरोपियों को जो है भारत के साथ व्यापार करने में काफ़ी ज़्यादा लाभ होता था, इसलिए वो जो है समुद्र के मार्ग से भारत में व्यापार करने आए थे। जब वास्तुग्रामा भारत में आए थे तो उन्हें जो है 60 गुना लाभ हुआ था। इस लाभ को देखते हुए यूरोप जो है भारत के साथ व्यापार करने की काफी रुचि रखते थे। और जो भारत के जो है मुगल शासक थे वह भी यूरोपियों को जो है व्यापार करने के लिए जब बढ़ावा देते थे, क्योंकि जो भारत की वस्तुएं थी वे यूरोप में जाकर बिकती थी, जिससे जो भारत की जो राजस्व वसूली थी उसमें काफी वृद्धि हुई थी। लेकिन जो यूरोपीय थे उनको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होने लगा था कि भारत की जो है वस्तु को काफी अधिक मूल्य में खरीदते हैं, क्योंकि व्यापार का नियम ये होता है कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए। इसलिए वह जो है भारत की राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप करने लगते हैं और इसके फलस्वरूप यहाँ कुछ विद्रोह होते हैं जो मुगल शासक और ब्रिटिश के बीच में होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अंग्रेज। अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। रानी एलिजाबेथ के नेतृत्व में 15 साल का फरमान जारी किया गया था कि भारत में व्यापार करने के लिए। लेकिन 1603 ईस्वी में रानी की मृत्यु के पश्चात यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था जेम्स प्रथम अपने दूत जिनका नाम था कैप्टन हॉकिंस को जो भारत में अपने फरमान के साथ भेजते हैं, जो कि अकबर के नाम का फरमान था। लेकिन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। इसलिए कैप्टन हॉकिंस थे और 1608 ईस्वी में आए थे। और उस समय यहाँ पे जो मुगल शासक थे वो जहांगीर थे। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो है कैप्टन हॉकिंस को किसने भेजा था, तो जेम्स प्रथम ने भेजा था। किसके लिए फरमान आया था, तो अकबर के लिए फरमान आया था। किसके दरबार में पहुंचे थे, तो जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से भारत में फैक्ट्री स्थापित करने का फरमान प्राप्त कर लिया और सूरत में प्रथम कोठी 1608 ईस्वी में स्थापित करना आरंभ कर दिया। लेकिन पुर्तगालियों के जो है बिहेवियर को देखते हुए और इनके कुछ काम जो है मुगलों को पसंद नहीं आए थे, इसलिए जो है यहाँ पे जो निर्माण कार्य था उसे रोक दिया गया। और अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अपनी प्रथम कोठी स्थापित की थी। उसके बाद जो निर्माण कार्य था सूरत वाला वो जो 1613 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। कैप्टन हॉकिंस के बाद एक दूसरे दूत थे, उनका नाम था सर थॉमस रो। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आते हैं। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये दूत क्या होते हैं। दूत जो है एक देश से दूसरे देश में जाकर के व्यापारिक संबंधों को संदृढ़ करने के लिए भेजे जाते हैं। जैसा आप इस तरह सुनते होंगे, राजदूत भेजे दूसरे देश में भेजे जाते हैं।
लेकिन अंग्रेजों के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि जो है 1632 ईस्वी में 1632 ईस्वी में जो गोलकुंडा के शासक थे, गोलकुंडा के जो सुल्तान थे, उन्होंने सुनहरा फरमान जारी किया। सुनहरा फरमान जारी किया। वह सुनहरा फरमान यह था कि जो है जो ब्रिटिश थे वो गोलकुंडा क्षेत्र में जाकर के मुक्त व्यापार कर सकते थे। उसके बाद एक और डेट याद रखना 1717। डेट याद करना बहुत आसान है, यहाँ 16 मल्टीपल 2, 16 2 32। दूसरी डेट है 1717, 2 बार 17। 1717 ईस्वी में इस समय जो है भारत में कमजोर मुगल शासकों का दौर चल रहा था, जिसे उत्तर मुगल काल भी कहते हैं। इस समय के शासक थे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने जो है सर जॉन सरमन थे, जो फर्रुखसियर के दरबार में आए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में गए थे, तो जहांगीर के शासनकाल में पहुंचे। दूसरे थे कैप्टन थॉमस रो, वो जहांगीर के शासनकाल में पहुंचे थे। लेकिन सर जॉन सरमन थे जो फर्रुखसियर के शासनकाल में पहुंचे थे। फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया जिसके अनुसार 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में मुक्त व्यापार 10,000 रुपये वार्षिक कर देकर सूरत में मुक्त व्यापार। और बम्बई में जो ब्रिटिश के जो सिक्के थे, जो सिर्फ बम्बई में चलते थे, वह पूरे भारत में चलने लगे थे। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, ब्रिटिश का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उसके बाद यूरोप में घटना घटी जिसके फलस्वरूप जो है भारत में अंग्रेजों द्वारा जो है स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई थी। यूरोप में 1661 ईस्वी में जो यूरोप में जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, उनका विवाह जो है ब्रिटेन के राजकुमार जेम्स द्वितीय के साथ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो पुर्तगाल का जो भारत में बम्बई क्षेत्र था, पुर्तगाल का भारत में जो बम्बई क्षेत्र था, वह जो है ब्रिटेन के राजकुमार को दहेज स्वरूप दे दिया जाता है। ये सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यह बात सही है और जहाँ अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो 1671 ईस्वी में दहेज स्वरूप बम्बई दिया गया था। जेम्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। अभी तक फर्रुखसियर और जहांगीर के शासनकाल में मुगलों और ब्रिटिश के बीच में जो संबंध थे वो काफी अच्छे थे। लेकिन एक शासक और मुगल शासक ऐसे भी आते हैं जिनके समय में जो है संबंध में खटास पड़ जाती है। उस मुगल शासक का नाम है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में जो है जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वह जो है हुगली नदी पर अपना जो है नियंत्रण स्थापित करने लगे थे। और बम्बई क्षेत्र में जो है मुगलों के जहाजों पर जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करना आरंभ कर दिया था, जिससे जो है यह बात औरंगजेब को पसंद नहीं है और वह जो है पुर्तगाल जो ब्रिटेन के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। औरंगजेब ब्रिटेन के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। 1688 ईस्वी में औरंगजेब और सर जॉन
चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड के बीच युद्ध हुआ जिसके फलस्वरूप सर जॉन चाइल्ड हार जाते हैं और एक संधि के फलस्वरूप जो सर जॉन चाइल्ड होते हैं उनका जब भारत में रहने का जो फरमान होता है वो बचा रह जाता है, लेकिन औरंगजेब को कुछ जुर्माने के तौर में सर जॉन चाइल्ड जो है मतलब जो ब्रिटेन थे वो जो है औरंगजेब को जुर्माने के तौर पर कुछ रकम देते हैं। ये हो गया अंग्रेजों के बारे में। उसके बाद एक चार्ट इधर बना हुआ है, ये चार्ट, इस चार्ट में मतलब प्रेसिडेंसी है जो भारत में स्थापित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ये यहाँ पर बम्बई शहर है, ये कलकत्ता, ये मद्रास, यहाँ पे पुडुचेरी। तो जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, ये प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित हुई थी? तो मद्रास में स्थापित हुई थी। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित हुई थी? तो कलकत्ता में स्थापित हुई थी। फोर्ट लुई कहाँ स्थापित हुई थी? पांडिचेरी में स्थापित हुई थी। जो फोर्ट विलियम की जो सबसे पहले स्थापित की गई थी और इसके जो है अध्यक्ष थे वो आयर थे, आयर कोट, इसके अध्यक्ष आयर कोट थे। ये अंग्रेज वाला हो गया। उसके बाद अब पढ़ते हैं फ्रांसीसी जो कि 1664 ईस्वी में आए थे। उस समय फ्रांस में लुई 14वां का शासन था और उनके जो मंत्री थे उनका नाम था कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रांस में कंपनी द ईस्ट ओरिएंटल की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1668 ईस्वी में सबसे पहले भारत में फ्रैंको ट्रेरो के द्वारा भारत में सूरत में पहली कोठी स्थापित की गई थी। उसके एक ही साल बाद 1669 ईस्वी में भारत में दूसरी कोठी स्थापित की गई जो कि सूरत में स्थापित की गई थी। यह गोलकुंडा से फरमान प्राप्त करके सूरत में स्थापित की गई थी। उसके बाद 1673 ईस्वी में मार्टिन फ्रांसिस व वेलांग द लिस्पले के द्वारा वे वालीकोडीपुरम 1673 ईस्वी में मार्टिन फ्रांसिस व वेलान द लिस्पले के द्वारा वालीकोडीपुरम के जो सुल्तान थे शेर खान लोधी, वालीकोडीपुरम के जो सुल्तान थे शेर खान लोधी, उनसे एक गांव जो है किराए पर लेते हैं और उस पर जो अपनी एक कोठी स्थापित करते हैं जिसे पांडुचेरी का नाम दिया गया। इसके जो वायसराय थे, वायसराय गवर्नर, तो जो गवर्नर थे उनका नाम था मार्टिन फ्रांसिस। गवर्नर कौन थे? मार्टिन फ्रांसिस। उसके बाद 1674 ईस्वी में बंगाल के जो सूबेदार थे, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने इन्हें एक स्थान जो है प्रदान किया जहाँ पर इन्होंने चंद्रनगर को अपनी एक कोठी स्थापित की। उसके बाद 1721 ईस्वी में मॉरिशस में, 1724 ईस्वी में मालाबार तट के माहे नामक स्थान पर अपनी कोठी स्थापित की। उसके बाद 1739 में
आप लोगों ने देखा था कि 1739 में पराइकल में एक कोठी स्थापित हुई थी। उसके बाद कर्नाटक के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुए थे। तो कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। इन युद्धों का समय क्या था? तो पहला युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ था। जो दूसरा युद्ध था वह 1749 से 1754 के बीच हुआ था। तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ था। जो पहला युद्ध था वह 2 साल के लिए हुआ था, जो दूसरा युद्ध था वह 5 साल के लिए हुआ था, जो तीसरा युद्ध था वह 7 साल के हुआ था। क्यों हुआ था? तो पहला युद्ध जहाँ ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी के लिए हुआ था। यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, उसके जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। जो दूसरा युद्ध हुआ था वह जो है कर्नाटक व हैदराबाद, कर्नाटक व हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए हुआ था। जब भारत के किसी राज्य में जब कोई राजा मरता था तो उसके यहाँ उसके पुत्रों और रिश्तेदारों के बीच में जो है विवाद होता था कि अगला उत्तराधिकारी कौन बने। तो यह जो युद्ध हुआ था इसमें एक फ्रांसीसी चाहते थे कि उनके समर्थक जो है उत्तराधिकारी बने, जबकि जो है अंग्रेज चाहते थे कि उनका समर्थक उत्तराधिकारी बने। उसका तीसरा युद्ध हुआ था, यह पेरिस में हुआ था। इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। कर्नाटक का सप्तवर्षीय युद्ध, क्योंकि यह 7 वर्षों तक चला था। उसके बाद इन युद्धों का जो है संधियों के माध्यम से युद्ध में विराम हुआ था। तो पहली जो संधि हुई थी वह एला सैपल की संधि हुई थी। जो संधि का समय पूछा जाए तो जब युद्ध का विराम हुआ था तभी जो है संधि हुई होगी, तो इसलिए 1748 में संधि हुई थी। दूसरी जो संधि हुई थी वह जो है पांडुचेरी की संधि हुई थी। पांडुचेरी की संधि 1754, युद्ध का विराम 1754 में, तो संधि 1754 में। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं कहीं जो है 55 भी दिया होता है। फिर पेरिस का सप्तवर्षीय युद्ध, उसमें कौन सी संधि हुई थी? तो पेरिस की संधि कब हुई थी? तो युद्ध का विराम 1763 में, तो पेरिस की संधि भी 1763 में हुई थी। उसके बाद इनकी कुछ विशेष बातें। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो है जो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, उनकी विजय हुई थी और उनका जो है प्रभुत्व बढ़ गया था। इसी बीच जो है एक सेंट थाम का युद्ध हुआ था। पूछा जाता है सेंट थाम का युद्ध 1748 में हुआ था। यह पूछा जाता है कि सेंट थाम का युद्ध कर्नाटक के किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो प्रथम युद्ध के दौरान हुआ था। इस युद्ध में जो यूएसए के पास जब फ्रांसीसी का कुछ क्षेत्र चला गया था, जो कि फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया था, और जो मद्रास का क्षेत्र था वह फ्रांसीसियों के पास चला गया था, वह अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। जो दूसरा युद्ध था इसमें जो अंबूर का युद्ध हुआ था, अंबूर का युद्ध, जो दूसरा युद्ध था उसमें जो है अंबूर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था? इसमें जो है जो अंग्रेज थे उनकी जो है विजय हुई थी और फ्रांसीसियों की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। इस युद्ध में यह निर्णय लिया गया कि अब वह जो है भारत के राजाओं के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसमें एक और जो है अंग्रेजी गुट था, और दूसरी ओर फ्रांसीसी गुट था।
उसके बाद तीसरा युद्ध हुआ था जो 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पेरिस में हुआ था। इसे जो है सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में जो है वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध से यह तय हो गया था कि अब जो है भारत की जो है शक्ति है वो जो है ब्रिटेन के हाथों में है। अब फ्रांसीसियों का बोरिया बिस्तरा बंद चुका था। इस युद्ध में जो फ्रांसीसी की तरफ से जो लड़ने वाले थे उनका नाम था, और जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले थे उनका नाम था आयरवुड। जो फ्रांसीसियों की तरफ से लड़ने वाले थे उनका नाम था काउंट लैली। ये टॉपिक समाप्त था। अगला टॉपिक होगा मुगल साल का पतन। मुगलों का पतन कैसे हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए और शेयर भी किया करें। अगर पसंद आए तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं और अपनी कमेंट में बताया करें कि हम इसमें जो है क्या सुधार कर सकते हैं और क्या आपको पसंद आया। जय हिंद, जय भारत।